नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंघम पर। इस पर हम ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, मतलब जो भी लोग हैं उनको जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी मैं करा रहा हूँ। जीएस, रीजनिंग और हिंदी 3 ही सब्जेक्ट इसमें आते हैं। 3 महीने लगातार से हमारा ये जो मैराथन क्लास समझ लीजिए चल रहा है। एक आपको हम कहते हैं नहीं, सुपर कैप्सूल दे रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कहीं ना कहीं से आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमसे भी जुड़े हैं, इस बात की गारंटी है कि आप हमसे भी कुछ पढ़ रहे हैं। और जो लोग सब जगह से पढ़ के भी हमसे भी पढ़ रहे हैं, ये जान लीजिए कि उनकी तैयारी जो है उनमें धार 100% आ जाएगी, कुछ ना कुछ उनका फ़ायदा ज़रूर होगा। आज हम बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं है, संविधान के बारे में हमारी बात चल रही थी। संविधान में हमने पढ़ा भारत के संविधान और उनके भाग और अनुच्छेद, फिर पढ़ा अनुसूची, फिर उसके बाद पढ़ा अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। इनमें कौन कौन से विषय हैं जो पूछे जाते हैं, प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं, उनका मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना दिया है। कई लोगों ने देखा, अच्छा रिस्पांस मिला है। तो वो वीडियो अगर आप ना देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। फिर अब हम पढ़ें जैसे हमने कहा कि इम्पॉर्टेंट जो है अनुच्छेद हमें पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद में हमने मूल अधिकार पढ़ा, क्योंकि नागरिकता से सिर्फ 5वां अनुच्छेद आता है और भाग 1 से आ जाता है पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। मूल अधिकार से हमने पढ़ लिया, डीपीएसपी से पढ़ लिया। ये हमारा जो अगला है ये है, क्या बोलते हैं इसको, संघ। तो इसका हम नाम डालते हैं संघ। भाग 5 संघ। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक, 52 से 151 तक, इतने अनुच्छेद के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि अनुच्छेद बहुत हैं और हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। हम बिल्कुल वही पढ़ाई नहीं करेंगे जो पहले ही पढ़ते थे, तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे। फास्ट ट्रैक क्या, टोटल जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। 52 है, फिर 53 है, 54 है, 55 है, फिर है 57, फिर है 58, फिर है 59 और 60, फिर 61 के बाद है 63 के बाद है 66 के बाद क्या है 72। इतने अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। 52 में क्या कहा गया है, तो आप लिखिए कि 52 में आर्टिकल 52 के तहत कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति हो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या है इसमें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम लिखेंगे तो लगेगा टाइम, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो 4 बार बोलना पड़ता है। फिर आर्टिकल 53 में क्या है, 53 में है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। समस्त कार्यपालिका शक्ति, हम आपको रिवीजन करा रहे हैं तो कुछ वर्ड अगर इसमें जो छूट जाएंगे तो आप कीवर्ड याद करिएगा। कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में। फिर 54 में क्या है, 54 में है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल किसका, राष्ट्रपति का, निर्वाचक मंडल। फिर 55 में क्या है, 5 से 55 और 5 से पद्धति। तो निर्वाचन पद्धति मतलब कैसे इनकी जो पैटर्न क्या होगा इनके चुनाव का, निर्वाचन पद्धति। फिर 57 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता होती है, अर्हता कह सकते हैं। तो 57 में है क्या, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, मेन जो सटीक वर्ड है राष्ट्रपति से संबंधित, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। फिर इसके बाद 58 में क्या है, 58 में है, 58 में हमने क्या बताया था, हाँ 58 में हो गया जैसे, चलिए 59 पढ़ते हैं। 59 में क्या है, 58 में योग्यता है, योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में क्या है, 59 में है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। 60 में क्या है, तो 60 में है राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही हैं। फिर 61 में क्या है, 61 में है राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला महाभियोग प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, महाभियोग। 63 में क्या है, ये यहाँ तक हो चुकी राष्ट्रपति से। 63 में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। फिर 66 में क्या है, 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, का निर्वाचन। आप सुनने पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा, राइटिंग
डॉक्टरों वाली हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था और बन नहीं पाया किसी तरह, राइटिंग ही अपना लिया उनका। 72 में क्या है? क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। फिर आर्टिकल 72 हो गया। फिर आर्टिकल हो गया 73, कार्यपालिका विस्तार है, कार्यपालिका का विस्तार एवं शक्तियाँ। 73 में कार्यपालिका का विस्तार एवं शक्तियाँ। फिर 73 हो गया। 74 में क्या है? 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की बात किसमें कही गई है? 74 में। तो मंत्रिपरिषद। फिर है आर्टिकल 75। 75 के 1 में क्या है? 75 के 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति क्या होगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 75(1) में प्रधानमंत्री का पद 75(1). 76 में क्या होगा? महान्यायवादी, बहुत जरूरी है आर्टिकल। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। फिर 76 में क्या है? महान्यायवादी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। 76। फिर 76 के बाद 79 में क्या है? संसद का गठन। 79 क्या है? संसद का गठन। फिर 79 के बाद 80 और 81। 79, 80, 81 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80 में राज्यसभा की संरचना, मतलब राज्यसभा का गठन, और 81 में लोकसभा का गठन। तो 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब इसको इस तरह से याद कीजिएगा कि यूपी में कितनी सीट है लोकसभा की? 80 हैं, लेकिन जब बात किसकी की गई है उसमें? राज्यसभा की। मतलब हमेशा कहते नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपोजिट होती हैं। सीट तो 80 हैं, तो 80 में राज्यसभा ना होकर के उसमें जो लोकसभा ना होकर के राज्यसभा की बात की गई है। फिर है कि 83 का फर्स्ट में कहा गया किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो राज्यसभा है उसकी अस्थाई सदन है, मतलब कहा गया कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो आर्टिकल 83 का 1, क्या राज्यसभा आरएस एक अस्थाई सदन है? अस्थाई सदन। लोकसभा तो हर 5 साल में बदलती रहती है ना, लेकिन राज्यसभा नहीं बदलती। राज्यसभा का गठन एक ही बार हुआ है और हमेशा चल रहा तब से राज्यसभा। फिर आर्टिकल पूछ लिया जाता है 84, राज्यसभा के मतलब संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या है? तो आर्टिकल 84 में पूछा जाता है। 84 में क्या है? संसद की योग्यता के लिए संसद की सदस्यता के लिए अर्हता या योग्यता, सदस्यता के लिए अर्हता। प्रश्न यहाँ से अगर घुमा के पूछा जाए कि संसद की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु है, तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए संसद के किसी भी सदन की योग्यता सदस्यता के लिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो आप लोग, बहुत लोग कहेंगे कि संसद की जो कहते हैं कि संसद की सदस्यता के लिए मिनिमम आयु कितनी है, तो आप लोग कहेंगे कि इसमें डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन से सदस्य की बात की गई है। सही कहेंगे आप चीज़, लेकिन ये मानिए कि संसद में लोकसभा आता है, लोकसभा की सदस्यता कितनी है? 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। अगर मान लीजिए कहा जाए कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए मिनिमम उम्र क्या है, आयु क्या है, तो वहाँ पे 30 वर्ष होती है। फिर आर्टिकल 85 में जो संसद है इसका सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 85 में ये भी इम्पॉर्टेंट है, संसद का सत्रावसान व विघटन। 85 हो गया। फिर आर्टिकल आते हैं क्या? 100। आर्टिकल 100 में क्या है? आर्टिकल 100 में जानते हो, आर्टिकल 100 का पहला पूछा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल कौन सा है? 100 का 1। तो इसको हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, मैं बताता हूँ तब तक आपको कि क्यों करता है। जब किसी भी बिल पर जब वोटिंग होती है, तो जब मतों की वोटों की जो कहते हैं कि टाई हो जाता है, टाई मतलब स्थिति समान हो जाती है, तब एक मत उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ के लिए 50-50% आधा आधा हो गया, लेकिन अगर 49 और 51% का निकालना है, तो एक को मतलब दोनों में से किसी एक को विजेता घोषित करना है, तो उसका कुछ जो वोटिंग हो या फिर स्कोर हो अधिक होना चाहिए।
अगर नहीं है अधिक तो मैच क्या हो जाता है, टाई हो जाता है, मतलब ड्रा भी कहते हैं और टाई भी कहते हैं, मतलब समान स्थिति में पड़ा रहता है। तब निर्णायक मत देता है अपना। निर्णायक मत इसलिए कहा जाता है कि उसी से निर्णय होता है कि कौन जीता, किसकी बात मानी गई। तो आर्टिकल 100 का 1 में निर्णायक मत किसका, लोकसभा अध्यक्ष का, अध्यक्ष का निर्णायक मत है। निर्णायक मत, कोई भी बिल हो उसमें राज्यसभा और लोकसभा की वोटिंग बराबर आ जाए तो उसमें क्या करा जाएगा, तब उसमें लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना वोट देगा कि चलो हम इसके पक्ष में हैं या इसके विपक्ष में हैं, वो देगा। विपक्ष में वोट डालेगा तो वो बिल फेल हो जाएगा, पक्ष में डाल देगा तो बिल पास हो जाएगा राष्ट्रपति के पास और वो कानून बन जाएगा। फिर है आर्टिकल 108। 108 से बुलाने से एम्बुलेंस आती थी। आर्टिकल 108 हमने इसको कैसे याद किया था, बुलाने पे। तो राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त सत्रों का अधिवेशन करता है, बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन है, इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है, अधिवेशन बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। प्रश्न यहीं पे पूछ लिया जाता है कि संयुक्त सत्र की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, लेकिन बुलाता कौन है, बुलाता है राष्ट्रपति। क्यों बुलाता है, कोई भी बिल का विवाद हो तो वहाँ पे विवाद अगर नहीं सुलझ रहा है, कोई बिल का निपटारा नहीं हो पा रहा है, तब बुलाता है सुलह करवाने के लिए कि आओ दोनों लोग अपनी अपनी समस्याएं रखो। अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा अध्यक्ष वो करेगा और राष्ट्रपति भी रहेंगे उसमें, सुनेंगे क्या है फिर अपना डिसीजन देंगे, उस हिसाब से काम होता है। तो ये जान लीजिए 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। 109 में क्या है, तो धन जो विधेयक है उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है वो 109 में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया। फिर 110 हो गया। 110 में क्या है, धन विधेयक क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है कि इसमें 110 में धन विधेयक। फिर 110 के बाद है 112। अब आपातकालीन नंबर हो गया है 112। इसके बिना देश की सुरक्षा खतरे में है, तो 112 अनुच्छेद के बिना देश का विकास खतरे में है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या बात हम करने जा रहे हैं 112 में। इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। जिसको आप लोग जानते हैं किस नाम से, बजट के नाम से। आपको जानकर हैरानी होगी कि बजट नाम का शब्द संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, बजट के स्थान पर लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 112। ठीक, फिर हम 117 आर्टिकल 117 पढ़ेंगे। 117 में क्या है, 117 में है वित्त विधेयक है उसके बारे में विशेष उपबंध। जिस तरह से जो धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया थी या उपबंध है, उसी तरह से वित्त विधेयक से संबंधित विशेष उपबंध। 117। फिर 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही जो है उसकी जांच ना किया जाना। इसमें कहा गया कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही, एक शब्द है कार्रवाई, जो सही शब्द है वो वर्तनीय है। वर्तनी वाला वीडियो कल आपको मिल जाएगा। कार्रवाई ये सही है, कार्यवाही लिखते हैं ना तो ये शब्द है गलत। सही शब्द क्या है, कार्रवाई। तो हम भी कार्यवाही लिखते हैं, कार्यवाही। संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। आर्टिकल 122। फिर आते हैं आर्टिकल 123 में क्या है, संसद के जो विश्रांति काल में है अध्यादेश। राष्ट्रपति की शक्ति है क्या, अध्यादेश लगाने की। तो अध्यादेश आर्टिकल 123 बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें क्या है, अध्यादेश की बात है। अध्यादेश आर्टिकल 123। फिर 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। 124 आर्टिकल 124 क्या है, यस्सी मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन स्थापना। आर्टिकल 124। फिर 124 के बाद क्या आता है, 129 क्या है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी ज़रूरी है। क्या कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? अभिलेख मतलब होता क्या है? अभिलेख मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या है, कई बार पूछा गया है, तो एक बार आप समझ जाएंगे कि जैसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है तो एक नज़ीर बन जाता है। नज़ीर मतलब वो अन्य जो आदेश है, कोई भी केस चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी भी केस, मौलिक अधिकार से संबंधित अगर केस कोई है चल रहा है, आपने कोई केस दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है और उसी मौलिक अधिकार से संबंधित किसी अन्य ने अगर 10 साल पहले किया होगा केस और उसके पक्ष में फैसला आया होगा, लेकिन अगर आपके विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो आप 10 साल पहले वाले आदेश की मतलब कॉपी निकलवा कर उसकी और पेश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आपके ही फैसले को हम तर्कसंगत मानते हुए आपसे हम न्याय की गुहार लगाते हैं कि आपने एक बार इसी नियम और कानून के तहत आपने ये फैसला दिया और फिर आप अपने ही फैसले से पलट रहे हैं। तो आपने जो आप कर रहे हैं, मतलब आप जो केस किए हैं, तो आप उसके आर्डर को, पुराने आर्डर को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं? अभिलेख के मतलब एक साक्ष्य के तौर पर। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो एक रिजर्व हो जाते हैं, मतलब रिटन हो जाते हैं, लिख के लगा दिए जाते हैं। कहीं जाइए वकील के, अगर किसी घर के वकील के चैम्बर में जाइए, ऐसे बुक करके देखो लगी हैं और हर साल का वर्डिक्ट लगा हुआ है कि वर्डिक्ट मतलब ईयर इतना, ईयर इतना, ईयर इतना। क्यों लगा हुआ है? उसमें पूरे फैसले की कार्रवाई होती है कि किस आधार पे कौन कौन से पॉइंट्स पे क्या फैसला दिया गया, वो चीज़ें हैं। इसीलिए वकीलों के वहाँ पे देखिए बहुत सारी जो ऐसी बुक लगी रहती हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है या एक ऐसा कह सकते हैं कि जो न्याय का घर है कि जहाँ पर उसके खुद के जो आदेश होते हैं या फिर निर्णय होते हैं उनको अभिलेख के तौर पे पुनः इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी। फिर आर्टिकल 129 लिख लीजिए आप, 129 80 का अभिलेख न्यायालय होना। फिर आर्टिकल 129 के बाद हम क्या पढ़ेंगे? 137 कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने जो न्यायालय है, जो आदेश है या निर्णय है, उसकी वो पुनर्विचार कर सकता है। मान लीजिए तो 137 में क्या है? पुनर्विचार, पुनर्विलोकन की शक्ति, पुनर्विचार। यसी पुनर्विचार करता है किसकी? अपने आदेश की। फिर 137 के बाद कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? 143 143। बड़ा ही लकी नंबर, कुछ लोग मानते होंगे और उनकी ज़िंदगी उसी में गुजर जाती है। इतना लकी नंबर अगर आप अपने स्टडी से रिलेटेड या अपने जीवन में लगाइए तो। अच्छा, 143 कहने में भी बड़ा शर्म लगता है कुछ लोग 143 को, अरे जैसे लगता है कौन सी गंदी बात हमने कर दिया। 143 143, हाँ लकी नंबर है 143। क्यों 143 लकी नंबर है? क्योंकि 1 को लोग आई कहते हैं, एक लेटर है, 4 को कहते हैं LOVE और 3 को कहते हैं YOU। मतलब अगर किसी को कहते हैं 143 कह दो तो आई लव यू हो जाता है। अच्छा, किसी को आई लव यू कह देने से क्या प्यार हो जाता है? खुद ही सोचिए। ये चोंचले हैं दुनिया के, इसमें फंसना नहीं। जो इसमें फंसा वो यहीं पे रह गया। इसका अर्थ है, वास्तव में अर्थ है, प्रेम होता है। प्रेम एक ऐसा होता है, प्रेम जो आजकल की जनरेशन कर रही है उसके 1% भी नहीं कर रही, ये भी जान लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब उस टॉपिक पे ना जाएं, छोड़िए। तो 143 को हमने किस तरह से प्रयोग किया? हमने भी कहते नहीं, हाँ मैंने भी प्यार किया, तो हाँ मैंने भी प्यार किया, मैं ये चीज़ स्वीकार करता हूँ। किस तरह से किया? हमने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है और जो राष्ट्रपति है, इन दोनों के बीच में प्रेम है, प्रेम संबंध है। क्या संबंध है? कहता है कि हम बिना तुम्हारे कोई काम नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है, क्या है शक्ति? राष्ट्रपति कहता है कि हम तुम्हारे बिना कोई काम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति, परामर्श की शक्ति। लेकिन परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट से, जैसे बीवी से परामर्श लेते हैं लोग, लेकिन ज़रूरी नहीं कि परामर्श माना ही जाता है, तभी तो बेलन पाते हैं। लेकिन यहाँ बेलन वाला सिस्टम नहीं है, और ना ही हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देव का घर है, देवताओं का घर है। जिस तरह कहते हैं देवताओं के यहाँ न्याय होता है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में न्याय होता है। कोई जितना चाहे जितना बड़ा नेता हो, सुप्रीम कोर्ट के न्याय पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसके न्याय पे सवाल उठाना उसका अपमान करना है, और सुप्रीम कोर्ट जैसे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो उसके तहत आपको सज़ा हो सकती है। इसीलिए देखो, चाहे जितना लड़ें भिड़ें मरें, चाहे जो भी करें, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, शांत हो जाते हैं कि कुछ बोलना नहीं है कि फैसला ख़राब दे दिया। और वास्तव में भगवान के घर से कहीं ख़राब फैसला आता है? हाँ, भगवान ने जो देखा, सुप्रीम कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए गए,
उस साक्ष्य के आधार पर फैसला आता है, वहाँ इमोशंस के आधार पर फैसला नहीं आता है। तो 143 में राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से प्रेम संबंध है क्या? परामर्श लेने का प्रेम संबंध है, लेकिन उतना ही प्रेम है कि प्रेम में हम आपकी हर बात को मानेंगे ही नहीं, मतलब मानेंगे ही ऐसी बात नहीं है, हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कहा गया। फिर 148 में CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर 148 हो गया। फिर 148 के बाद अब हम किस में एंट्री करते हैं? अब 148 के बाद 49, 50, 51, 52 हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है तो 148 तक है। 48 के बाद अब हम एंट्री करेंगे राज्य, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं क्या? संघ। तो एंट्री करेंगे राज्य में, और वो वाला वीडियो आएगा आपका अलग। क्विक